नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकिशन शर्मा फिर से उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के। बहुप्रतीक्षित वीडियो है ये। कैसे बात चल रही थी कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र की। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने भाग ब और भाग स पर चर्चा की। बहुत सारी बातें उस दौरान निकल करके आई, चाहे काव्य शास्त्र से संबंधित हो, चाहे सरयू पाठ्य पुस्तक की कुछ रचनाओं को लेकर के हो। हम लोगों को ये लगा होगा कि हमने केवल हिंदी साहित्य के इस प्रश्न पत्र में कुछ पाठों पर चर्चा की, केवल व्याख्या देखी। वो व्याख्या नहीं थी, उस व्याख्या के माध्यम से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन पर भी हमने चर्चा की। मैं फिर से आपके साथ में जुड़ूंगा उन सरयू पाठ्य पुस्तक की रचनाओं को लेकर के, गद्य पाठों पर चर्चा को लेकर के, कुछ प्रश्नों को लेकर के। लेकिन उन सबसे पहले आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के साथ में भाग अ पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे जुड़े हुए आधुनिक काल से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर ली जाए, तो समय रहते हम उन सभी चीज़ों को दोहरान कर सकेंगे, अच्छी तरह से स्मरण में ला सकेंगे। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल पर केंद्रित है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा। अब तक जितने भी वीडियो, जितनी भी क्लास आप लोगों ने देखी है मेरे साथ, उन सब में आपने आनंद लिया है। यदि आपने कुछ नहीं भी लिखा है तो भी कोई बात नहीं, आपको समझ में आता गया। लेकिन मेरी आप लोगों से एक विनती है, आज इस क्लास को शुरू करने से पहले एक पेन, एक कॉपी अपने पास लेकर बैठें। खाली देखें नहीं, मैं जितनी बातें बोलता हूँ उन सभी बातों को आप लिखते रहें, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी आप सीखोगे, तभी आपको याद रहेगा। वरना मैं बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ लिख नहीं पाऊँगा, मैं बोलूँगा, और उन सब चीज़ों को भी आप लिखते रहिएगा। क्योंकि जब तक हम लोग अपने हाथ से किसी भी चीज़ को नहीं लिखते, तब तक केवल वो आनंद का विषय रहती है, वो स्मृति में पूरी तरह से नहीं बैठती। इसलिए मेरी विनती है आप लोगों से कि आप एक पेन, कॉपी लेकर के मेरी इस पूरी क्लास को देखें, हर चीज़ को लिखें, हर बात को आप अपने मस्तिष्क में उतारें। इस गलतफहमी में ना रहें कि हिंदी ही तो है, कर लूँगा, आ जाएगा। अपने ऊपर विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास होना गलत बात है। देखिए, अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो ये सोचकर बैठे हैं कि हिंदी साहित्य का ही तो प्रश्न पत्र है, मैं कर लूँगा। शायद वो अभी भी उस कोरोना नामक महामारी की भयंकर नींद से जागे नहीं है, अभी भी किसी भ्रम में है। लगता होगा कि शायद परीक्षा ना हो। परीक्षा होगी मित्रों। अब वो समय नहीं रहा जिसमें हम लोग ये सोचते रहें, इस ऊहापोह में ही फंसे रहें। एक गीत की पंक्तियाँ आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ। बड़ा सुंदर गीत लिखा है। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से है। समय नहीं है अब सोने का, गफलत में अवसर खोने का। समय नहीं है अब सोने का, गफलत में अवसर खोने का। गया ज़माना अब रोने का, मेहनत से तुम हल कर दोगे, मेहनत से तुम हल कर दोगे। हर कोई सवाल जगाया, तुमको कितनी बार जगाया, तुमको कितनी बार। मित्रों, जगाना मेरा काम है। जाग जाइए ताकि अपने लक्ष्य के प्रति आप सजग होकर के इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। चलिए, इसी प्रेरणा, इसी बात के साथ में मैं आज की इस क्लास को शुरू करता हूँ। पहले तो हम चर्चा करेंगे उन सभी बिंदुओं पर कि आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास का भी एक हिस्सा आधुनिक काल जो हमारे पाठ्यक्रम में है। कहने को तो आधुनिक काल एक हिस्सा है, लेकिन आधुनिक काल अपने आप में आदि काल, भक्ति काल और रीति काल से भी बड़ा है।
उन तीन कालों को अगर हम एक जगह रखें और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अगर हम उसके सामने रखें तो आधुनिक काल फिर भी उन सभी पर भारी पड़ेगा। कारण यह है कि इससे पहले साहित्य का क्षेत्र केवल सीमित था, एक ही विधा थी और वो केवल पद्य में लिखी जाती थी। पद्य रचनाओं के अलावा हिंदी साहित्य के गद्य की जितनी तरह की विधाएं हैं वो सब उस समय प्रचलन में नहीं थी। अब हम जब हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे गद्य की विविध विधाएं, चाहे वह नाटक हो, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, यात्रा वृत्तांत हो, रिपोर्टाज हो, जीवनी हो, आत्मकथा हो, पता नहीं कितने कितने प्रकार की नई नई तरह की विधाएं हिंदी साहित्य के इस आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी पड़ती है। पद्य तो है ही, लेकिन गद्य की इन विविध विधाओं का, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क में से एक चीज को बहुत अच्छे से निकालना होगा कि ये सवाल मुझसे होंगे नहीं। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला आपका जो परिचय है ना वो होगा अच्छा, तो फिर एक और कहावत है, याद आ गई मुझे, चलते चलते वही बता देता हूं, वेल बिगन इज हाफ डन। जब अच्छी शुरुआत हो गई तो फिर आधा काम तो आपका हो गया। आप परीक्षक के मस्तिष्क में अपनी एक अच्छी छवि बना सकते हैं अगर आपके प्रश्न पत्र के शुरू के ये जो 4 सवाल है, 4 अंक के 4 सवाल 16 अंक के आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, और वो भी प्रश्न पत्र के आरंभ में ही। हम कई बार 5वें सवाल से शुरू करते हैं, सोचते हैं इन 4 सवालों को मैं बाद में करूंगा। ऐसा नहीं करें, इन 4 सवालों की अच्छी से तैयारी करें आप मेरे साथ में। इस वीडियो का एक एक अंश आप लोग देखें ताकि कहीं से भी कोई भी तरह का प्रश्न आए, मेरे वो साथी जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा या प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई टीजीटी, पीजीटी या नवोदय केंद्रीय विद्यालय की अन्य जितने भी संस्थान हैं बड़े बड़े, उन सब से जुड़ी हुई जितनी भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास उन सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। आज की इस क्लास से न जाने कहां से कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जुड़ा हुआ है यह विषय, इसलिए ध्यान से हर बिंदु को आप लोग लिखते रहें। एक बार फिर से यही निवेदन है। देखते हैं 2018 और 2019 के प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न अब तक हमें पूछ लिए गए हैं। उन प्रश्नों पर हम थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। हम कुछ नए प्रश्न, जिन विधाओं को छोड़ दिया गया है या अब तक नहीं पूछा गया है, उनके ऊपर ध्यान ज्यादा देना है इस बार। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए ना, चलना शुरू करने से पहले हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इसलिए हमें पहले मार्ग पता होना चाहिए कि जिस मार्ग पर हम लोग जा रहे हैं वह, उस मार्ग पर कौन कौन सी चीजें पहले जो लोग इस पर चल चुके हैं उन्होंने सामना की है। इसलिए देखते हैं कि 2018 के प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए और 2019 के प्रश्न पत्र में इस विषय से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को 2020 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पहले उन प्रश्नों को बताऊंगा, फिर उन्हीं प्रश्नों पर हम एक एक करके सभी प्रश्नों पर कितना उत्तर हम लोगों को लिखना चाहिए। देखिए, परीक्षा में 80 शब्दों में हमें एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम 80 शब्दों का ही एक उत्तर शुरू से लेकर के अंतिम शब्द तक रट लें और फिर वैसा ही हम लिख के आ जाएंगे। ये संभव नहीं है। हिंदी को जीना पड़ता है, रटने से हिंदी नहीं आती। इसलिए हम जितने भी प्रश्न याद करें उन सभी प्रश्नों का उत्तर 80 शब्दों में भले ही लिखना हो, लेकिन हमारे मस्तिष्क में कम से कम 200 शब्द एक प्रश्न को लेकर के होने चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें बिंदुवार आप लोग याद रखें तो हम 80 शब्दों से लेकर 100 शब्दों तक का एक पर्याप्त उत्तर लिख सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं 2018 में कौन कौन से प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल से संबंधित पूछ लिए गए हैं। बात करें प्रश्न पत्र 2018 की, परंपरा पर टिप्पणी लिखिए। ये वो प्रश्न हैं जो 2018 और 2019 के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, द्विवेदी युग के कवियों का परिचय दीजिए। द्विवेदी युग के जितने भी बड़े बड़े कवि हैं
उनको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, उन जैसे बड़े कवि और उन बड़े कवियों की रचनाओं को मस्तिष्क में रखना होता है। और फिर द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो भाषा सुधार से संबंधित है, चाहे वो राष्ट्रभक्ति संबंधित रचनाओं से संबंधित है, या उपेक्षित नारी पात्रों को काव्य में स्थान देने वाली मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं से संबंधित है, उन सभी द्विवेदी युग की जो एक विशेष प्रवृत्ति थी इतिवृत्तात्मकता, जिसके कारण द्विवेदी युग का अंत होता है और हिंदी साहित्य में छायावाद का आरंभ होता है, उन सभी प्रवृत्तियों को हमें मस्तिष्क में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। केवल लिखा है ना कवियों का परिचय दीजिए, तो कवियों के परिचय के साथ साथ क्या जुड़ा होता है, कवि जुड़े होते हैं, कवियों की रचनाएं जुड़ी होती है और उन रचनाओं की प्रवृत्तियां जुड़ी होती है। मैं प्रवृत्तियों की बात करूं तो एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि प्रवृत्तियां जब भी पूछी जाती है, प्रवृत्तियों का अर्थ होता है विशेषताएं। वो चाहे काव्य की पूछी गई है, काव्य का अर्थ केवल पद्य नहीं होता, काव्य का अर्थ गद्य और पद्य दोनों होता है। तो इसलिए आपको चाहे उनके पद्य की विशेषताएं पूछी गई है, चाहे गद्य में से किसी भी नाटक, उपन्यास, कहानी, या आप कह दीजिए किसी भी तरह की विधा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, प्रवृत्तियां यदि आपने नाटक की याद कर ली है तो आप वो उपन्यास में लिख सकते हैं। उसी काल की, उसी युग की प्रवृत्तियां हैं तो वो की वो प्रवृत्ति चलेगी। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा में अगर कहें तो साहित्य क्या है? साहित्य जनता की संचित जो प्रवृत्तियां होती है उनका ही प्रतिबिंब है। तो और उन्हीं को अपने साहित्य में कवि हो चाहे गद्यकार हो वो स्थान देता है। तो इसलिए उस युग विशेष की विशेषता होती है वो फिर नाटक में भी वही रहेगी, उपन्यास में भी वही रहेगी, कहानी में भी वही रहेगी और निबंधों की विशेषताएं भी वही रहेगी, क्योंकि प्रवृत्तियां वही चलती है। इसलिए घबराएं नहीं कि मैंने तो नाटक की जो प्रवृत्तियां हैं वो याद की थी, अब यहाँ उपन्यास की प्रवृत्तियां पूछ ली, इसलिए कैसे लिखूं? थोड़ा सा हेर फेर करके, थोड़ा सा बदल करके उन्हीं प्रवृत्तियों को लिखा जा सकता है। हाँ, कुछ प्रवृत्तियां, कुछ विशेषताएं विधा विशेष की हो सकती है, लेकिन एक दो को छोड़ करके बाकी सभी प्रवृत्तियां चल सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न पूछा था, नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का मूल्यांकन कीजिए। हिंदी नाट्य परंपरा का वास्तविक युग पुरुष जो है वो कहलाता है कवि जयशंकर प्रसाद, जो मूल रूप में कवि थे लेकिन कवि होने के साथ साथ में नाटककार भी है। उनके नाटकों की एक बड़ी विशेषता है ना कि वो अपना कवित्व नहीं छोड़ पाते। उनके नाटकों में गद्य के साथ में पद्य भी मिलता है। वहाँ वो अपनी कविताओं की पंक्तियाँ, अपनी कुछ पद्य रचनाएं भी नाटकों में डालते हैं। हिंदी साहित्य का जब नाटक का मूल्यांकन करते हैं तो उस नाटक में केंद्र में रहते हैं जयशंकर प्रसाद, और प्रसाद जी के नाम से ही नाटक को 3 भागों में बांटा गया है। नाटक नामक जो विधा है इसको प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, इस नाम से चलती है यह विधा। इसलिए अगर जयशंकर प्रसाद का ही प्रश्न पूछ लिया गया है तो फिर तो वह बात लॉटरी लगने जैसी हो जाती है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के इतने चर्चित, इतने विशेष प्रसिद्ध नाटक है, चाहे वो राज्यश्री हो, चाहे वो विशाख हो, अजात शत्रु हो, कामना हो, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो, स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, एक घूंट जैसा उनका एकांकी हो, इन सभी नाटकों पर चर्चा की जा सकती है। इन सभी नाटकों की विशेषताओं को बताया जा सकता है कि कैसे कैसे जैसे जैसे नाटक लिखते गए जयशंकर प्रसाद के नाटकों में निखार आता गया, उनकी कौन कौन सी नाटकों की प्रवृत्तियां हैं, किन किन विषयों को, इतिहास और पुराण को केंद्र में लेकर के स्व प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बीच का संघर्ष चलने वाले नाटक। ये मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं ना, ये बातें भले ही मैं रफ्तार से बोल रहा हूं, आप इन सब बातों को जरूर लिखते रहिएगा। ये सब बातें ही तो प्रसाद युग की विशेषताएं हैं। तो प्रसाद युग के अंदर भले अब प्रसाद की कविताओं की विशेषता पूछी जाती है, भले नाटकों की विशेषता पूछी जाती है, यही प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। अब आप सोच रहे होंगे 2018 में आ गया, इस पर क्यों चर्चा हो रही है? इतनी बात है मानस बनाने की। आपका मानस जो है ना वो खुल जाएगा आज की इस क्लास के माध्यम से कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद से संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाएगा मेरी ये सब बातें आप लोगों के काम आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जीवनी और आत्मकथा। मित्रों, एक प्रश्न अंतर का जरूर आता है। हम दोनों ही प्रश्न पत्रों पर चर्चा करें तो तीसरा प्रश्न यहां भी देखिए और तीसरा प्रश्न आप यहां भी देखिए। इससे एक चीज निर्धारित हो जाती है कि एक प्रश्न 2 विधाओं में अंतर का पूछा जाएगा।
पहले जीवनी और आत्मकथा में अंतर पूछ लिया गया, 2019 के अंतर्गत रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर पूछ लिया गया। अब बात करें अंतर की तो 2020 में आपको नाटक और एकांकी में अंतर पूछा जा सकता है। आपको अंतर पूछा जा सकता है अकहानी और सचेतन कहानी में अंतर बता दीजिए। तो अंतर के जो प्रश्न बनते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम इन प्रश्नों को लेंगे। लेकिन 2018 में पूछा गया जीवनी और आत्मकथा में अंतर का जो प्रश्न है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2020 में फिर से रिपीट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। हम इसको छोड़ देंगे, रेखा चित्र संस्मरण को वापस नहीं पूछेंगे जो 2019 में पूछा है, लेकिन जीवनी और आत्मकथा ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तत्वों के आधार पर जीवनी की पहले परिभाषा, फिर आत्मकथा की परिभाषा, उसके बाद में दोनों में क्या तत्वगत अंतर होता है उसको देखेंगे। चौथा प्रश्न है छायावादोत्तर हिंदी काव्य परंपरा का विवेचन कीजिए। छायावादोत्तर पूछा है, इसका मतलब हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्रमशः बता रहा हूं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और उसके बाद आता है छायावाद। तो छायावाद को छोड़ करके उसके बाद में चाहे प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, चाहे नई कविता हो, चाहे षठोत्तरी कविता हो, चाहे नवगीत लेखन के अंतर्गत आने वाले तरह तरह के जितने भी काव्य आंदोलन हैं उन सभी पर थोड़ी थोड़ी सी कलम चलानी थी। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए छायावादोत्तर, छायावाद धन उत्तर, छायावाद के बाद का, कई बार हमें प्रश्न समझ में नहीं आता ना। अब पूछा छायावादोत्तर हिंदी काव्य परंपरा का विवेचन है, हमने याद किया हुआ है छायावाद, हमने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, समितनंदन पंत, महादेवी वर्मा, उनके बारे में अच्छा खासा वर्णन कर दिया, नंबर आया 0। क्यों आया? क्योंकि छायावाद पूछा ही नहीं, पूछा छायावादोत्तर है, छायावाद के बाद का काव्य जिसमें हमें प्रगतिवाद जिसकी बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं, प्रयोगवाद जैसे अज्ञे जिसने इतने महारथी, इतने बड़े पुरोधा कवि कह सकते हैं वो आते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता था, नई कविता के बारे में लिखा जा सकता था, षठोत्तरी कविता के बारे में लिखा जा सकता था। इसलिए मित्रों ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न क्या कह रहा है उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर दें। जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी होते हैं उनको हिंदी साहित्य का ज्ञान थोड़ा सा कम होता है बनिस्पत जो हमारे साथी बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर उस दृष्टि से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके ही प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तो आपको 4 में से 4 अंक प्राप्त हो सकते हैं। भरोसा है मुझे और इस भरोसे पर आप लोग खरे उतरेंगे कि आप ये जो 16 अंक है इन 16 अंकों को पक्का कर ही लेंगे। आपके साथ उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा मैं अगले 5 से 6 वीडियो में। लगातार हिंदी साहित्य के इतिहास और आधुनिक काल पर चर्चा होगी। आप पूरे दिन दूसरी चीजें पढ़िए, आप 1 घंटा मुझे दे दीजिए, मेरे साथ पढ़ लीजिए। आपको 2 सवाल ही अगर याद हो जाएंगे तो वो 2 सवाल आपके प्रश्न पत्र में आपकी मदद करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जो प्रश्न मैं बताऊंगा वही प्रश्न पत्र में आ जाएंगे, वो प्रश्न चाहे ना आए, उस रूप में ना पूछे, लेकिन उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर वही काम आ जाने वाला है। बढ़ते हैं आगे। 2018 के इन 4 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। पहला प्रश्न जो था वो द्विवेदी युग से संबंधित था, फिर नाटक विधा से संबंधित प्रश्न था, फिर अंतर का प्रश्न था जीवनी और आत्मकथा में, और उसके बाद छायावादोत्तर काव्य परंपरा का विवेचन, अर्थात छायावाद के बाद के जितने युग है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, षठोत्तरी कविता, उन सभी पर चर्चा करनी थी। थोड़ी थोड़ी सी कलम चलाते 80 शब्दों में ही तो उत्तर लिखना है, बहुत कुछ लिखा जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं आगे, 2019 की बात करते हैं। तो पहला ही प्रश्न था, अब की बार प्रश्न छायावाद से था। जो पिछली बार का प्रश्न पत्र था ना, लिखा है छायावाद की प्रमुख विशेषताओं या कवियों का उल्लेख कीजिए। अब आप बिल्कुल छायावाद की जितनी भी सुंदर सुंदर सी परिभाषाएं, जितने भी बड़े बड़े आलोचकों ने, समालोचकों ने परिभाषाएं दी है, उनमें से 3-4 आप चुनिंदा परिभाषाएं लिखते, छायावाद की सुंदर सी आप पहले प्रस्तुति करते, उसकी आधारशिला बताते, और उसके बाद में छायावाद का उदय क्यों हुआ उसके बारे में चर्चा करते, थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करते, तो आपका प्रश्न का उत्तर शुरू होता। और अच्छी शुरुआत करने के बाद में आप बताते कि छायावाद के कौन कौन से प्रमुख आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमितानंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन सभी के बारे में चर्चा करते। अन्य जितने भी कवि हैं उनके साथ में जुड़े हुए, चाहे रामकुमार वर्मा हो, चाहे आपके माखनलाल चतुर्वेदी हो, उन सब के बारे में भी चर्चा करते। छोटे छोटे जो कवि है और उन लोगों के बारे में चर्चा करते, उनकी प्रमुख प्रमुख कृतियां बताते। आप जयशंकर प्रसाद की जो है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उसके बारे में चर्चा करते। आप सुमितानंदन पंत की बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचनाएं, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं, उनकी कुछ पद्य पंक्तियां हैं, उनको समायोजित करके एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। छायावाद से संबंधित अगर प्रश्न आए फिर से, वैसे 2019 में पूछ लिया गया है इसलिए संभावना कम है कि 2020 में हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन आ जाता है तो इन सब बातों को दिमाग में रखा जा सकता है।
दूसरा जो प्रश्न था वो था भारतेंदु युग के गद्य साहित्य की समीक्षा कीजिए। फिर एक लॉटरी लगने जैसा प्रश्न था, क्योंकि जब एक ही विधा पूछी जाती है तो उसके बारे में लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है। यहां गद्य साहित्य की समीक्षा पूछी है। भारतेंदु युग हिंदी गद्य का आरंभिक काल था, यहां से सभी गद्य विधाओं का शुभारंभ होता है। चाहे वो नाटक से, भारतेंदु स्वयं एक प्रसिद्ध नाटककार है तो आप नाटकों के बारे में चर्चा कर सकते थे, आप भारतेंदु युग के निबंध साहित्य पर चर्चा कर सकते थे, आप भारतेंदु काल के जितने भी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उन विधाओं पर चर्चा कर सकते थे, आप भारतेंदु युगीन कहानियों पर चर्चा कर सकते थे। इस प्रकार से गद्य साहित्य की समीक्षा हम कर सकते हैं। जितने भी उस समय के प्रसिद्ध गद्यकार हैं, गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, उन सभी पर चर्चा की जा सकती थी इस प्रश्न के उत्तर में। फिर अंतर वाला प्रश्न था, रेखा चित्र और संस्मरण विधा की परिभाषा देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसा एक प्रश्न इस बार के प्रश्न पत्र में भी आएगा। अंतर वाले हम 2-3 प्रश्न तैयार करेंगे जिससे 4 नंबर हमारे पक्के हो सकें। चौथा जो प्रश्न था, आधुनिक हिंदी नाट्य परंपरा का जो विवेचन करना था, नाटक परंपरा पर टिप्पणी लिखनी थी। आधुनिक हिंदी नाटक परंपरा, तो इसमें भी देखो पूरा खुला था मैदान, मतलब कहीं भी आपको बाउंडेशंस नहीं थे, कहीं भी आपको बांधा नहीं गया था। हिंदी नाटक परंपरा पूछिए ना तो इसमें फिर कहीं भी आप भारतेंदु युग से शुरुआत करते, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आप फिर बाद में प्रसाद युग में आ जाते, मतलब प्रसाद पूर्व, प्रसाद और प्रसादोत्तर सब कुछ लिख सकते थे, क्योंकि हिंदी नाटक परंपरा का विकास लिखना है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, बताना था कि प्रसाद पूर्व नाटकों की क्या स्थिति थी, भारतेंदु के कौन कौन से नाटक थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार, भारतेंदु के नाटक और उन नाटकों की विशेषता, भारतेंदु मंडल के अन्य नाटककार कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पहले इन प्रश्नों को मैं मिटाता हूं, फिर मैं बताता हूं कि इस बार कौन कौन से महत्वपूर्ण जो नाटककार है उन पर चर्चा करेंगे, या कौन कौन से। पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं सीधे ही कि आगे हम किन 10-12 प्रश्नों पर बहुत अच्छी सी चर्चा करने वाले हैं। वो प्रश्न आपको मैं आज ही पहले ही लिखवा देता हूं, ताकि चाहे क्लास कितनी भी चले आगे, लेकिन उन प्रश्नों पर हम आज से ही चिंतन मनन करना शुरू कर दें, उनके ऊपर अपने अच्छे नोट्स बनाने शुरू कर दें। फिर आपका यह साथी आपके साथ हमेशा जुड़ेगा और उन सभी प्रश्नों पर जितना सीमित और जितना सुंदर शब्दावली में अंदर उत्तर लिखा जा सकता है उस पर चर्चा होगी। मिटाता हूं पहले इसको और फिर बताता हूं आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी आधुनिक काल से संबंधित इस बार हमारे लिए बनते हैं। देखते हैं, पहले इसको मिटाता हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, दो 2020 के लिए। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को केंद्र में यात्रा वृत्तांत। ये वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिखे हैं जो मेरा अनुमान है कि इस बार इनमें से आपको जो विधाएं पहले नहीं पूछी गई है उन सभी विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 10 ही नहीं है, प्रश्न इसके बाद भी और है जिनको हम आगे की वीडियो में, आगे की क्लास में देखेंगे। आज मैं केवल इन 10 प्रश्नों पर आप लोगों को एक बार ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि कौन कौन से प्रश्न इस बार हमारे महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला प्रश्न मैंने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को केंद्र में रखते हुए भारतेंदु युगीन नाटक साहित्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो नाटक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा गया है, लेकिन भारतेंदु विशेष पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है नाटक से संबंधित। तो इसलिए इस बार हमें भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के जितने भी नाटककार हैं उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, हिंदी नाट्य परंपरा का शुभारंभ कैसे होता है, उस पर एक अच्छा खासा चिंतन मनन हम लोगों को करना है। और भारतेंदु युगीन नाटकों की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं उन सभी प्रवृत्तियों पर भी हम ध्यान देंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हम लोगों को पढ़नी चाहिए। पूरा उत्तर आप लोगों को सटीक शब्दावली के अंदर आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न, प्रगतिवाद। हाँ, छायावादोत्तर काव्य की प्रवृत्तियां, काव्य की विशेषताएं, उस पर
प्रश्न पूछा गया है, लेकिन सीधा प्रगतिवाद से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद का हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद में क्यों उदय होता है, कौन कौन सी प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं, किस प्रकार से शोषण के विरुद्ध प्रमुखता से स्वर उठाना इसकी एक विशेषता बनती है, इसके बारे में बात करेंगे। इस काव्य आंदोलन के पीछे आने वाला जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना है, मुंशी प्रेमचंद का सभापतित्व है, उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। बहुत सारी बातें देखेंगे कि आखिर छायावाद के बाद प्रगतिवाद क्यों आया, कौन कौन सी चीज़ें उसके उदय में कारण बनती है, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे इस प्रश्न के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है हिंदी उपन्यास। अब तक के दोनों प्रश्न पत्रों में उपन्यास पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। प्रश्न पूछ लिया गया नाटक पर, लेकिन उपन्यास अछूता रह गया है। हिंदी उपन्यास परंपरा और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, और प्रेमचंद के इर्द गिर्द घूमने वाला उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, उन सब पर हमें चिंतन करना होगा। देखो, प्रश्न प्रेमचंद युग से संबंधित उपन्यास, क्योंकि स्वयं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और उनके बहुत ही चर्चित उपन्यास, ऐसे कहें कि उपन्यास को वास्तविकता के धरातल पर उतारने वाला पहला कोई युग पुरुष हुआ, कोई कालजयी रचनाएं लिखने वाला उपन्यासकार हुआ, तो वो थे मुंशी प्रेमचंद। उससे पहले उपन्यास कल्पना लोक में विचरण कर रहा था। कहीं ना कहीं वो कथाएं जो परियों की थी, जो स्वप्न लोक की थी, जो मनोरंजन का विषय था वो था, लेकिन उसको वास्तविकता के धरातल पर उतार करके आम जीवन से जोड़ने वाला, कृषक जीवन से, मजदूर वर्ग से जोड़ने वाला, एक सामान्य व्यक्ति से जोड़ने वाला कोई उपन्यासकार था तो वो मुंशी प्रेमचंद था। मेरी ये सब बातें उपन्यास के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। देखेंगे, खाली बातें नहीं करूंगा, खाली बोल करके नहीं बताऊंगा, इन सब चीज़ों को आपको लिख करके आपके सामने रखूंगा कि हम इतनी चीज़ को नोट कर लें, इतनी चीज़ को अगर हम अच्छे से याद कर लें तो हमारा अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। बात करेंगे चौथे प्रश्न पर। बात करें हिंदी कहानी की, तो इस पर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक। हिंदी कहानी का भी युग प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद है। जहाँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है, वहाँ कथा सम्राट भी मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिख करके मानसरोवर के 8 खंडों में हिंदी साहित्य की जो श्री वृद्धि की है, उसके ऊपर हम चिंतन मनन करेंगे। हम देखेंगे कि प्रेमचंद से पूर्व, यानी प्रेमचंद पूर्व युग में, अर्थात भारतेंदु और द्विवेदी युग के अंदर क्या कहानी की स्थिति रही, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, उस कहानी पर होने वाली जो बहस है उसको देखेंगे। उसके अंतर्गत कौन कौन सी कहानियाँ उस पहली कहानी की दौड़ में चलती है, उसके बाद में कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रेमचंद से पूर्व की कहानियों में थी, प्रेमचंद युग की कहानियों की क्या विशेषता है, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों की क्या विशेषता है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। लिखा है, हिंदी कहानी के युग प्रवर्तक के रूप में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का मूल्यांकन कीजिए। प्रेमचंद केंद्र में रहेंगे, लेकिन हम प्रेमचंद और उनके इर्द गिर्द जितने साहित्यकार हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध करते हैं, उन सब पर चिंतन मनन करने वाले हैं आगे की कक्षाओं में। देखेंगे नाटक, और हाँ, बात कर रहे हैं अंतर का, तो अंतर के अंतर्गत हमने 3 प्रश्नों पर इस बार ज्यादा ध्यान देना है। मैंने एक प्रश्न तो रिपीट किया है, जीवनी और आत्मकथा का अंतर स्पष्ट करने का, जो 2018 में पूछा गया था। हो सकता है 2020 में इस प्रश्न का दोहरान कर दे। हम उन 4 प्रश्नों को तो विशेष रूप से देखेंगे ही देखेंगे। जो 4 प्रश्न 2018 में पूछे गए, हो सकता है उन 4 में से कोई एक हूबहू वैसे ही पूछ लिया जाए जैसे पहले पूछा गया है। तो इसलिए जीवनी और आत्मकथा वाला प्रश्न तो देखेंगे ही, साथ ही अंतर वाले प्रश्न में हम नाटक और एकांकी में अंतर तत्वों के आधार पर, और एक प्रश्न मैंने लिया है अकहानी और सचेतन कहानी में अंतर स्पष्ट करने का। अंतर स्पष्ट करने के 1-2 प्रश्न हम और जो ध्यान में आएंगे उनको भी देखेंगे। अभी बात केवल इन 10 प्रश्नों पर हो रही है। आपके पास में कम से कम 16, 17, 18 की संख्या तक प्रश्न हो तो उसमें से 4 प्रश्न आपको मिलना बड़ा आसान हो जाता है। फिर परीक्षा में हो सकता है इसी भाषा शैली में ऐसे कैसे प्रश्न ना आए, लेकिन प्रश्न उससे संबंधित जरूर पूछा जाएगा। विषय सामग्री आपके मस्तिष्क में रहेगी, आप किसी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। चलिए, यह तो हुआ अंतर वाले प्रश्नों की बात। अंतर वाले प्रश्नों पर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे नाटक और एकांकी में तत्वगत अंतर, हम पढ़ेंगे अकहानी और सचेतन कहानी आंदोलन में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सा अंतर है, और फिर जो एक तो देखो अकहानी एंटी स्टोरी है, सचेतन कहानी एक्टिविज्म, इन दोनों पाश्चात्य आंदोलनों पर आधारित है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक अच्छा खासा उत्तर आप लोगों के सामने आएगा। फिर जीवनी और आत्मकथा तो है ही,
बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, इसके बारे में चिंतन मनन होगा। क्या क्या अंतर है, जीवनी कैसी होती है, आत्मकथा कैसी होती है, उनमें क्या क्या अंतर होता है, उसके बारे में देखेंगे। हम बात करेंगे प्रयोगवाद की अवधारणा स्पष्ट करते हुए प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालिए। अब की बार केंद्र में रहेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय जी और अज्ञेय जी की परंपरा के जितने भी लेखक हैं जो सारे सप्तक परंपरा में आते हैं, सप्तक परंपरा क्या है उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। 2 प्रश्नों में मैंने इसको विभाजित किया है। यहाँ मैंने प्रयोगवाद की अवधारणा स्पष्ट करने का प्रश्न पूछा है और प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालना है, तो हम इन दोनों प्रश्नों को एक साथ ही समझ लेंगे। तार सप्तक परंपरा के बिना प्रयोगवाद का आरंभ नहीं होता और प्रयोगवाद ही तार सप्तक परंपरा है। सप्तक परंपरा क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, कितने सप्तक है, उन चारों सप्तक पर हम प्रकाश डालेंगे। उनके अंदर कौन कौन से कवि आते हैं। इस बार एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सप्तक परंपरा से संबंधित पूछा जा सकता है, चाहे तार सप्तक कह लीजिए, चाहे प्रथम सप्तक कह लीजिए उसके कवि हो, चाहे द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक या चतुर्थ सप्तक के कवि हो। हम देखेंगे 1943 से जो परंपरा शुरू होती है सप्तक परंपरा की, 51 में जाती है दूसरे सप्तक में, तीसरे सप्तक में 1959 के अंदर और 1979 में चौथा सप्तक आता है। उन चारों सप्तक के अंदर कौन कौन से कवि है, कौन कौन सी उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और क्या उन सप्तक परंपरा के कवियों की प्रवृत्तियां हैं, उन सब पर चिंतन मनन करेंगे। हम देखेंगे प्रयोगवाद क्या है, आखिर प्रगतिवाद जैसे आंदोलन के बाद प्रयोगवाद की कहां जरूरत पड़ गई, प्रयोगवाद में आखिर प्रयोग शब्द काम में क्यों लिया गया और अगर प्रयोग हुए तो किन किन चीजों में हुए, इन सब चीजों पर हम चिंतन मनन करेंगे। हम देखेंगे अंतिम जो मेरा आज का जो प्रश्न है 10वां, इन गद्य विधाओं पर टिप्पणी लिखिए। हम रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत पर भी ध्यान देंगे क्योंकि कई बार देखो टिप्पणी का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इन 2 चीजों पर रिपोर्टाज क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है, किस प्रकार से अंग्रेजी के रिपोर्ट से रिपोर्टाज, हिंदी में जब साहित्यिक भाषा में कोई रिपोर्ट लिखी जाती है उसे किस प्रकार से रिपोर्टाज कहा जाता है, उस रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत इन 2 गद्य विधाओं पर भी हम ध्यान देंगे। आगे के वीडियो में मैं आपके साथ में जब जुड़ूंगा तो उस समय और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इन 10 प्रश्नों के अतिरिक्त कौन कौन से बन सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। आज जब हम इतनी बात कर चुके हैं तो हम एक प्रश्न पर चिंतन इस वीडियो के अंदर ही कर लेते हैं और वो प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु योगीन नाटक साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने का। लीजिए बढ़ते हैं आगे, इनको मिटा देता हूं और इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। लीजिए शुरू करते हैं बात। हमारी चर्चा का विषय है भारतेंदु योगीन नाटक। भारतेंदु योगीन नाटक परंपरा की बात करें तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। हमारे प्रश्न की शुरुआत होगी, हिंदी नाट्य परंपरा का शुभारंभ भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु युग का शुभारंभ अनेक समालोचकों ने सन 1850 से माना है। भारतेंदु के जन्म वर्ष के साथ ही भारतेंदु युग का आरंभ माना है। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु ने 17 नाटकों की रचना कर दी, 8 अनुदित और 9 मौलिक नाट्यों की रचना उन्होंने की है। ये सारे तथ्य मैं आप लोगों के सामने पहले बोल रहा हूं, फिर इनको मैं यहाँ उतारूंगा जिससे आप लोग भी उन सभी तथ्यों को लिख सकें। आपके प्रश्न का उत्तर कैसे शुरू होगा, आपको लिखना है हिंदी नाट्य परंपरा का शुभारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। स्वयं भारतेंदु ने अपने पिता गिरधर दास उर्फ गोपाल चंद्र के नहुस नामक नाटक से हिंदी नाटक की शुरुआत मानी है, अर्थात भारतेंदु ने पहला नाटककार अपने पिता गिरधर दास या गोपाल चंद्र को माना है और उनके नहुस नाटक का उल्लेख हमें करना है। लेकिन जहां तक युग प्रवर्तक का प्रश्न है, नाटक साहित्य का प्रवर्तक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाएगा। भारतेंदु ने अपनी 35 वर्ष की अवस्था में, मात्र 1885 में भारतेंदु की मृत्यु हो जाती है, तो 35 वर्ष की अवस्था में हिंदी नाट्य साहित्य की जो श्रीवृद्धि की है वह अविस्मरणीय है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में 8 तो अनुदित और 9 मौलिक नाटकों की रचना की है। हिंदी नाट्य परंपरा कहीं न कहीं बांग्ला और संस्कृत और अंग्रेजी के नाटकों के अनुवाद से शुरू होती है, तो अनुदित नाटकों से ही नाटक साहित्य का आरंभ होता है, अर्थात जो अन्य भाषा में लिखे गए नाटक थे, चाहे वो बांग्ला में थे, चाहे वो अंग्रेजी में थे, चाहे संस्कृत नाट्य परंपरा से है, वहां से शुरुआत होती है हिंदी में अनुदित नाटकों से। और अनुदित नाटकों का प्रवर्तन किया
हमारे युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर हम उल्लेख करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का, उनके कौन कौन से मौलिक नाटक है और उनके कौन कौन से अनुदित नाटक है, उनके बारे में, उन सभी नाटकों का। मैं तो यहाँ पर आपको सभी नाटक बताऊंगा, हमें परीक्षा में जितने याद रह जाते हैं कोशिश कीजिएगा पूरे 17 याद रहे, ताकि 17 नाम लिखने से ही आपका अच्छा खासा उत्तर हो जाता है। उसके बाद हम लोग बताएंगे भारतेंदु के नाटकों की विशेषताएं और भारतेंदु मंडल के जो अन्य नाटककार हैं उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे, उसमें कौन कौन से नाटककार प्रसिद्ध रूप से आते हैं, उन सभी की भी चर्चा इस प्रश्न के अंदर आप लोगों को करनी है। कुछ बिंदु मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। हम लिखेंगे उत्तर में कि हिंदी नाटक परंपरा का अनुदित नाटक। देखिए, जिन बातों को हम लोगों ने अभी सुना उनको मैंने लिख दिया यहाँ पर। हिंदी नाटक परंपरा का श्री गणेश भारतेंदु युग से माना जाता है। स्वयं भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास को, या उनकी रचना को, जिनका नाम था नहुस, उस रचना को हिंदी नाट्य परंपरा का पहला नाटक माना है। लेकिन प्रश्न जहाँ तक हिंदी नाट्य परंपरा के युग प्रवर्तन का है, तो युग प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने 35 वर्ष के जीवन काल में 17 नाटकों, 8 तो अनुदित और 9 मौलिक नाटकों की रचना कर स्वयं तो रचना की ही, साथ ही अपने युग के अन्य नाटककारों को भी प्रेरित किया। यही सब बातें मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखी है। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान से याद करना होता है। बात यह है कि आपको ऐसे बिंदुवार प्रश्न नहीं लिखना होता है, आपको प्रश्न का उत्तर एक पैराग्राफ में लिखना होता है। लेकिन जब बिंदु रूप में याद किए होते हैं तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए इन सब बिंदुओं को आप लोग याद कर लें कि कौन कौन सी बातें हम लोगों को याद करनी है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो चीज़ आपको अभी याद करवा दें। कौन कौन सी बातें लिखनी थी आपको? पहले बताना हिंदी नाटक परंपरा का श्री गणेश कहाँ से हुआ, भारतेंदु ने किसको पहला नाटक माना, साथ ही भारतेंदु ही युग प्रवर्तक कहलाते हैं और भारतेंदु ने 17 नाटकों की रचना की। बस इतनी 4 बातें तो याद रखनी थी। अब देखते हैं भारतेंदु ने कौन कौन से नाटक लिखे। तो उनके नाटकों के पहले तो मैं नाम लिखूंगा, फिर आपको वो नाम भी याद करवाऊंगा कि कैसे कैसे भारतेंदु के 17 नाटकों के नाम हम याद कर सकते हैं। देखते हैं भारतेंदु के अनुदित नाटक। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अनुदित। अनुदित जो शब्द है ना, वो मैं यहाँ वापस लिखता हूँ, उसमें ऊ छोटा नहीं है। हम कुछ शब्दों को शुद्ध रूप से लिखें। हिंदी में आधा खेल तो मात्राओं का और बिंदियों का ही है। जहाँ जो लगानी होती है वहाँ नहीं लगाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और लिखा हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मेरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। अनुदित में ऊ बड़ा लिखना है। कारण क्या है? अनुदित शब्द कैसे बना है? अनुदित बना है अनु धन उदित, यानी जो रचना कैसे उदित हुई है, किसी के पीछे। अनु शब्द उपसर्ग होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे। जो रचना पहले किसी भाषा में लिख दी गई है उसके पीछे उसका क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं? अनुवाद हुआ है ना, तो अनुवाद में नु छोटा होता है, इसलिए हम अनुदित में भी लिख देते हैं। लेकिन ये अनुधन उदित, न कि अनधन उदित। इसमें अन उपसर्ग नहीं है, अन हलंत वाला उपसर्ग नहीं है, अनुधन उदित है। इसलिए यहाँ दीर्घ संधि होने के कारण ऊ बड़ा होगा। इस शब्द पर चर्चा इसलिए की क्योंकि हम इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं और शब्द गलत लिख देते हैं। इसलिए हिंदी के विद्यार्थियों को और मेरे जितने भी व्यूअर हैं उन सबको शब्द शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्लास जब हिंदी की है तो उस समय शब्दों की शुद्धि बहुत जरूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखता हूं भारतेंदु के अनुदित नाटक। शुरुआत होती है विद्या सुंदर से। 7वां है मुद्रा राक्षस। 8वां है दुर्लभ बंधु। हम बात कर रहे हैं भारतेंदु के अनुदित नाटकों की। अनुदित नाटकों की शुरुआत होती है, या कह दें भारतेंदु का जो पहला नाटक है वो है विद्या सुंदर। संस्कृत के चौर कवि द्वारा लिखा गया चौर पंचाशिका, और उसका संस्कृत से अनुवाद हुआ बंगला में। उसके बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाम से। देखिए, इन सब के बारे में ज़्यादा चर्चा हम लोगों को करनी नहीं है। कक्षा 12वीं का जहाँ तक स्तर है वहाँ तक बात करेंगे जब प्रतियोगी परीक्षाओं वालों के लिए। उस समय पूरा हिंदी साहित्य का एक पैकेज लेकर के आऊँगा आपके साथ में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपको ये 8 नाम याद रखने हैं। विद्या सुंदर, उसके बाद में रत्नावली, फिर उसके बाद में पाखंड विडंबन, उसके बाद में धनंजय विजय,
फिर उसके बाद में कर्पूर मंजरी, फिर भारत जननी, उसके बाद में मुद्रा राक्षस और उसके बाद में दुर्लभ बंधु। इस प्रकार से 8 नाटक है। पहले इन नामों को बहुत अच्छे से याद करें, फिर एक छोटा सा सूत्र याद रख लें जिससे आपको ये 8 नाम याद हो जाएंगे। लेकिन बंधुओं, पहले नाम याद होंगे तो वो सूत्र काम आएगा। सूत्र क्या है वो भी लिख देता हूं। सूत्र है वीरपा, धकभा, मुदु। वीरपा, धकभा और मुदु, ये है नाटक कौन से? भारतेंदु के सारे अनुदित। ये अनुदित नाटक है। ठीक है, कौन कौन से नाटक है? वी से मतलब विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन याद रखिएगा, प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित रचना है ये। धकभा मुदु, तो मतलब ध का मतलब हो गया धनंजय विजय, क का मतलब कर्पूर मंजरी, भा का मतलब भारत जननी, मु का मतलब मुद्रा राक्षस और दो का मतलब है दुर्लभ बंधु। देखो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है संस्कृत की, उसका हिंदी अनुवाद हो गया तो यहाँ मुद्रा राक्षस नाम से ही कर दिया। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम से अंग्रेजी में लिखी गई नाट्य करती है और उस मर्चेंट ऑफ वेनिस को भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से लिख दिया है। ये कुछ तथ्य जो मैं बोल रहा हूं ना, इन सब तथ्यों को आप नोट डाउन कीजिएगा और उसके बाद में आप लोग उन सब चीजों को अपने प्रश्न के उत्तर में जरूर लिखिएगा। ज्यादा समय खराब हो इसलिए मैं कुछ तथ्य यहां पर बोलता हूं, लिखवाता नहीं हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं भारतेंदु के। मैं यहां से इनको मिटाता हूं ताकि हम भारतेंदु के मौलिक नाटकों का नाम लिख सकें। लिखते हैं भारतेंदु के मौलिक नाटक। संख्या कितनी है इस बार? 9। पहला जो नाटक है वो है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र, वो है सती प्रताप। इस प्रकार से ये 9 नाटक है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, विशस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा। देखिएगा जहां हमने बात करी थी पहले जो नाटक थे अनुदित, उसमें था भारत जननी, उसके बाद है भारत दुर्दशा, वो है मौलिक नाटक। फिर नील देवी, अंधेरी नगरी और इनका अंतिम नाटक सती प्रताप, जो ये पूरा नहीं कर सके क्योंकि जीवन लीला समाप्त हो गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और इस सती प्रताप को इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, इसलिए यह इनका अंतिम नाटक है सती प्रताप। चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन नाटकों का आपको उल्लेख करना है। उसके बाद में हमें लिखना है कि भारतेंदु युग के नाटकों की क्या क्या प्रवृत्तियां थी, कौन कौन सी नाट्य प्रवृत्तियां इसमें देखने को मिलती। सबसे प्रमुख जो प्रवृत्ति थी इस युग में, सुधारवादी रचनाएं लिखी गई, मनोरंजन को लेकर के रचना लिखी गई, उपदेशात्मक रचनाएं लिखी गई। इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का मिश्रण है। अतीत का गौरव है, भारतीय संस्कृति की ये बात करते हैं, लेकिन वर्तमान के जो सुख साज है, अंग्रेजों का जो राज है, उसमें भी कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति इन नाटकों में देखने को मिलती है। उस समय के समाज में, तत्कालीन समाज के अंदर प्रचलित जितनी भी कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उस समय के जितने भी आडंबर हैं, उन सब पर भी करारा व्यंग्य करने वाली ये रचनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद, प्रेरक, मनोरंजन से पूर्ण रचनाएं इस नाट्य काल में लिखी गई है। देखते हैं इस काल की कुछ नाट्य प्रवृत्तियां। पहले मैं इसको मिटाता हूं। इस युग की कुछ प्रवृत्तियां हम शुरुआत करता हूं मैं पहले बिंदु से। यथार्थ बोध के इस नाटककार ने शैलियों का सामंजस्य। बहुत सारी बातें इन
युग प्रवृत्तियों के अंदर निकल करके आती है। देखते हैं जल्दी जल्दी से। पहला बिंदु, मैंने पहले सारी बातें बता दी आपको, अब देख लेते हैं, खाली इसको पढ़ लेते हैं, आप इन सब चीज़ों को उतार लीजिएगा। लिखा है पहला बिंदु, यथार्थ बोध के इस नाटककार ने तत्कालीन परिस्थितियों और समाज में व्याप्त अनैतिकता का चित्रण अपने नाटकों में कर समाज सुधार का बीड़ा उठाया। इनके नाटकों को पढ़ें तो चाहे वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती हो, चाहे अंधेर नगरी हो, चाहे नील देवी हो, ऐसे बहुत सारे नाटक है, चाहे श्री चंद्रावली हो, उन सब नाटकों के अंदर यथार्थ बोध है और नाटककार ने उस समय की परिस्थितियां, उस समय के समाज में व्याप्त जितना भी अनैतिकता है, अनाचार है, उसका यथार्थ बोध के साथ में चित्रण किया है। इस बिंदु का ऐसे विस्तार किया जा सकता है। ये सब बिंदु याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जितनी बातें बोलता हूं उन सब बातों को आप लोग जरूर उसमें विस्तार पूर्वक लिखिएगा। फिर आप इतनी बातें भी लिख देते हो ना तो भी आपका तो पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। अगर इन सब बिंदुओं को इतना ही याद कर लेते हैं तो भी पर्याप्त है। अतीत का गौरव और आज़ादी के महत्व का वर्णन, भारतेंदु युग के नाटक हो, चाहे भारतेंदु युग के उपन्यास हो, चाहे भारतेंदु युग का काव्य हो, यह सभी प्रवृत्तियां आप लोग जरूर याद कीजिएगा। जिसमें अतीत का गौरव है, हम पहले क्या थे उसकी स्मृतियां हैं, और वास्तव में जो अंग्रेजों का राज है उसमें भले ही जो सुख साज है वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं भारतेंदु, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। स्वदेश प्रेम कहीं ना कहीं है। लिखा है मैंने एक बिंदु, राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति का मिश्रण। बस उसमें आप ये बात बता सकते हैं कि उन्हें अंग्रेजों के राज से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भारत भूमि और भारत भूमि की जो संपदा है वो विदेशों में जा रही है, वो उन्हें बहुत ही खारा लगता है। अर्थात बहुत ज़्यादा तकलीफ का विषय यह है। इनको भी उन्होंने अपनी नाट्य रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। ये प्रवृत्तियां केवल भारतेंदु की नहीं है, ये भी ध्यान देने की बात है। भले ही मैंने हेडिंग में ऊपर भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियां लिखा है, भारतेंदु की पूछो, भारतेंदु मंडल की पूछो, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां पूछो, प्रवृत्तियां यही रहेगी। बढ़ते हैं आगे। अनुदित नाट्य रचनाओं की प्रधानता, ये हम जानते हैं कि इसमें अधिकांश नाटक, जितने भी नाटककारों ने लिखे हैं उसमें अनुदित ज़्यादा लिखे गए हैं, मौलिक नाटक कम लिखे गए हैं। फिर प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत करना, यह भी विषय रहा है। धार्मिक कुरीतियों और कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का चित्रण, भारतेंदु के चाहे मौलिक नाटक देखिए, चाहे अनुदित नाटक देखिए, उन सभी नाटकों में नाम है ना, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषम औषधम। इसमें ऐसे नाटक है ये, इन सभी नाटकों में उन प्रथाओं, उन कुप्रथाओं, कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रहार करने का प्रयास किया गया है। और शैली की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्राचीन और नवीन शैलियों का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। जैसे मंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ, उन संस्कृत नाटकों का हिंदी अनुवाद हुआ, तो कहीं न कहीं प्राचीन और नवीन शैलियों का एक नए कलेवर के रूप में नाट्यों में प्रस्तुतिकरण हुआ है। इन सभी बिंदुओं को लिखिएगा। एक छोटी सी बात चलते चलते कर लेते हैं इस युग के अन्य प्रसिद्ध नाटककार और उनकी छोटी छोटी सी एक एक दो कृतियों के बारे में, जिनका निर्देश भी हमें अन्य नाटककार और उनकी कृतियों के रूप में कर देना चाहिए। यदि भारतेंदु युग के नाटकों के बारे में पूछा है, खाली भारतेंदु के बारे में पूछा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब कुछ पढ़ लें ताकि उसमें से जितना पूछा है उतना लिख सकें। देखते हैं इसको मिटा करके भारतेंदु युग के अन्य नाटककार और उनकी नाट्य कृतियाँ। अन्य नाटककार एवं उनकी नाट्य कृतियां। इस युग के प्रसिद्ध नाटककारों में नाम आता है बालकृष्ण भट्ट का। नाट्य कृति है रेल का विकट खेल, अमर सिंह राठौर। ये भारतेंदु युग के अन्य प्रसिद्ध नाटककार और उनकी नाट्य कृतियां हैं। याद कर लेते हैं, इतनी सारी बातें याद करी, एक नाम मेरे नाम से ही याद कर लीजिए, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, ये नाटक किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। इस युग के बड़े प्रसिद्ध गद्यकार है बालकृष्ण भट्ट। बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण। एक बात साथ याद कर लीजिएगा कि रणधीर और प्रेम मोहिनी, इस रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों को यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार।
रणधीर प्रेम मोहिनी उत्तर होगा। रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणयनी परिणय, राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप और राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़। ये ऐतिहासिक नाटक है। प्रणयनी परिणय किशोरीलाल का एक और प्रसिद्ध नाटक है। इन कुछ प्रसिद्ध नाटककारों के नाम हम याद रखेंगे। आगे की वीडियो में हम जितने भी प्रश्नों को आज हमने लिखा है उन सभी प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा कल के वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि 2 से 3 प्रश्नों पर हम चर्चा कर लें ताकि समय पर आप लोगों तक ये सारी चीज़ पहुंच सके। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।